उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने
अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति देकर के, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत देकर के हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय 1 मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा, डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी। जाहिर है, रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करीब 1.5 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति
रेलवे में हुई है। अभी जो भर्ती अभियान चल रहा है, उसके बाद ये संख्या 2.25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों, मैं ये दावा नहीं करता कि इतने कम समय में हम लोगों ने सब कोशिश करने के बावजूद भी भारतीय रेल में हमने सब कुछ बदल दिया है, ऐसा दावा न हम कभी करते हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय रेल को आधुनिक रेल सेवा बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास की यात्रा को और गति देंगे, और ताकत देंगे। जल हो, थल हो, नभ हो, हिंदुस्तान का पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के विकास की इस राह को आगे बढ़ाएंगे। विकास के माध्यम से भी देश के लिए मरण मिटने वाले। और CCSৰ বৈঠকৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি কঠোৰ সকিয়নি চিৰবৰে পাকিস্তানক। লগতে বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে CCSৰ বৈঠক সমাপ্ত কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। Met under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to take an assessment and discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice, and expressed its condolences with the bereaved families. The CRPF, of course, will make detailed arrangements with regard to transmitting and transporting their bodies of the deceased to their families. A detailed assessment of the incident was also taken. There are several details which are discussed in the CCS which are normally not be disclosed. But there are a few points which have to be shared with you. The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. The Ministry of Commerce will issue the necessary communications in this regard. The Ministry of External Affairs will also engage with the international community to make sure that the comprehensive convention on international terrorism, which has been pending for over 3 decades before the United Nations, particularly because of the definition of the word terrorism, is now adopted at the earliest. As far as our security forces are concerned,
they will be taking all possible steps. Firstly, to ensure that full security is maintained. আৰু CCS বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলী এনেদৰে কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে চিৰবৈৰী পাকিস্তানলৈ মোষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যন এই মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব পাকিস্তানৰ পৰা এনেধৰণৰ কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে সকলো কূটনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰা হ'ব পাকিস্তানক এই শিকনি দিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব পাকিস্তানক এঘৰীয়া কৰা হ'ব পাকিস্তানক এনে কঠোৰ সকিয়নি বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো তীব্ৰ সকিয়নি পাকিস্তানলৈ পাকিস্তানক কঠোৰ সকিয়নি মোদীৰ পাকিস্তানে ভাৰতক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে কূটনৈতিকভাৱে সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব আৰু পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিস্তাৰ ৰোধ কৰা হ'ব এই সকিয়নি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কোনোপধ্যে সহজভাৱে মানি লোৱা নহয় এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ জেইছ-ই মহম্মদ পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণ কেতিয়াও সহজভাৱে মানি লোৱা নহ'ব ৪২জনকৈ শ্বহীদৰ তেজ অথলে নাযায় এনে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মোদী আৰু অৰুণ জেটলীয়ে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো ৪২জনকৈ জোৱান শ্বহীদ হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ দুটা দশকৰ সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাৰ এই আক্ৰমণ আৰু এই ৪২জনকৈ জোৱানৰ ভিতৰত আছে অসমৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া জোৱান মনেশ্বৰ বসুমতাৰী বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰত ঘৰ মনেশ্বৰৰ কিছুদিন পূৰ্বে পৰিয়ালৰ সৈতে কটাই পুনৰ কৰ্তব্যত যোগদান কৰিছিল আৰু অভিশপ্ত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত সেই ভয়ংকৰ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱালে দেশ মাতৃৰ হকে অসমৰ বীৰ জোৱান মনেশ্বৰ বসুমতাৰী সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী এই মুহূৰ্তত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সকলোৱে তীব্ৰ ধিক্কাৰ জনাইছে গৰিহণা দিছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণক আৰু অতি শীঘ্ৰেই দেশৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো তামুলপুৰতো এক শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এই মুহূৰ্তত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে অসমৰ বীৰপুত্ৰক হেৰুৱাই বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰস্থিত মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ বাসগৃহত এইখিনি মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে আমাৰ নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতা গুঞ্জন বুজাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ এই ভাষা নাই এই শোকৰ কোনো ভাষা নাই সকলো মৰ্মাহত হৈ পৰিছে বীৰ পুত্ৰক হেৰুৱালে অসমবাসী নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেই তামুলপুৰত আৰু তামুলপুৰৰ সেই বাসগৃহৰ পৰা মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুলে দেখুৱাব ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ যিহেতু এক শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চল জুৰি আৰু ইয়াতে সকলো মানুহ আহি ইয়াতে গোট খাইছে আৰু আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে কিছু সময় পিছতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসো আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু এনেধৰণে এতিয়া ইয়াত মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ সম্পৰ্কে আৰু অধিক জানিবলৈ বা ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যে কেনেধৰণে এই পৰিৱেশটোৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ কোনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা তেওঁৰ যি মই খবৰ লাভ কৰিছোঁ তেওঁৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছিল এটা ল'ৰা সন্তান আছিল আৰু একমাত্ৰ ইয়াত উপাৰ্জন কৰা তেওঁৱে আছিল সেই বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণে এক শোকাকুল পৰিৱেশ যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সকলোৱে নিন্দা কৰিছে এই ঘটনাক আৰু নিন্দা কৰি এতিয়া সকলোৱে আহি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে পৰিয়ালক যিহেতু এক শোকাকুল পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে আৰক্ষী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াত মই আনফালে মই দৃশ্য দেখুৱাম ইয়াত CRPFৰ ফালৰ পৰাও জোৱানসকল তেওঁলোক আহিছে কালি আহি তেওঁলোকক খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু এতিয়াও তেওঁলোক আহিছে আহি এই ঘৰত তেওঁলোকে খবৰ ল'বলৈ আহিছে পৰিয়ালক সমবেদনা তেওঁলোকে জ্ঞাপন কৰি এনেধৰণে এই তেওঁলোকৰ এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই যি বাসগৃহ এই বাসগৃহত এতিয়া কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বা তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ আমি যত্ন কৰিম আত্মীয়ৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু সমান্তৰালভাৱে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ CRPFৰ জোৱানসকল আহিছে CRPFৰ জোৱানসকলো আহি এনেধৰণে তেওঁলোকে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে আহি এনেধৰণে তেওঁলোকে আহি এতিয়া বাসগৃহত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই
মই স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে এতিয়া এয়া ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, শোকাকুল পৰিৱেশত সকলো আহি এনেধৰণে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল তেওঁ, আৰু আৰু এটা কথা আমাৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে তেওঁ কেইবাদিন ধৰি ছুটীত আছিল, আৰু ছুটীত থকাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া কৰ্তব্যত যোগদানৰ বাবে তেওঁ ৰাওনা হৈছিল। ৰাওনা হোৱাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো, দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো। হয়, গুঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত তামোলপুৰৰ পৰা। গুঞ্জনে আমাক জনাই আহিছে এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ। সকলো আহিছে এই মুহূৰ্তত সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ। CRPFৰ জোৱানসকল আহিছে। এফালে গৌৰৱৰ বিষয়, কিন্তু আনফালে এক শোকৰ বিষয়। অসম মাতৃৰ বীৰ পুত্ৰ এইগৰাকী মনেশ্বৰ বসুমতাৰী টেলিভিছন স্ক্ৰীণত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে নিজৰ ঘৰলৈ আহিছিল, আপোনজনৰ কাষত কিছু সময় অতিবাহিত কৰি পুনৰ দেশ মাতৃৰ ৰক্ষাৰ বাবে কামত যোগদান কৰাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত সেই বৰ্বৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে অসমৰ এইজন বীৰ পুত্ৰই। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাত ৰাঙলী হ'ল ভূস্বৰ্গ কাশ্মীৰ। ৪২ জন বীৰ জোৱান শ্বহীদ হ'ল CRPFৰ বাহনৰ ওপৰত, কনভয়ৰ ওপৰত সেই সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণ। প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, ক'ত ৰৈ গ'ল ফোপোলা নিৰাপত্তা, ক'ত ৰৈ গ'ল সুৰুঙা, যাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংঘটিত কৰিলে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ CCSৰ বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পাকিস্তানক হকিয়নি দিছে, পাকিস্তানক এশিকনি দিবলৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে। বিভিন্ন দৃশ্য আমি সমান্তৰালকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ। আজি নিষিদ্ধ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে বৃহৎ সংখ্যক বিস্ফোৰক ক'ৰ পৰা অনা হ'ল, বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কেনেদৰে এটা সদাব্যস্ত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ কাষলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল, তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। LOC অতিক্ৰম কৰি এইসমূহ সামগ্ৰী অনা হ'ল নে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হ'ল? কিবা তথ্য আছিল নেকি যে CRPFৰ শিবিৰ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব, যাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন কুখ্যাত জৈচ-ই মহম্মদে সংঘটিত কৰিলে এই বৰ্বৰ আক্ৰমণ? ছুটীত কিমান দিন আছে? 1 মাহ। কেতিয়া গৈছে? 4 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী। এনেই কৈ থাকে আৰু আমাৰ জমাকে ফটো উঠাব লাগিছিল, কেতিয়াবা বোমাত মৰিলি কিবা হ'ব, আৰু ছাগলো নিবা খুজিছিল আৰু গোপাল মন্দিৰত। ভাৰত চৰকাৰে এই উগ্ৰপন্থীবিলাক দমন কৰাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আমাৰ যিটো ভাইটি ভণ্টিয়ে কি কৰিব এতিয়া ক'বই পৰা নাই। এতিয়া কেনেকুৱা কি কৰি খাব? 94ত তেওঁ জইন কৰিছিল। 1994 চনৰ পৰা দেশ মাতৃৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই শ্বহীদ হ'ল অসম সন্তান মনেশ্বৰ বসুমতাৰী। দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দি অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আজি ৰাজ্যবাসী মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। মনেশ্বৰৰ বিয়োগত সমান্তৰালকৈ ৪২ গৰাকীকৈ জোৱানৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এই মুহূৰ্তৰ শোকৰ বন্যা বৈছে, শোকৰ ছাঁ। আত্মীয় স্বজন সকলো আহিছে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ। জৈচ-ই মহম্মদৰ এই পুৰুষালীয়ে কাল অমানিশা নমাই আনিলে কেইবাটাও পৰিয়াললৈ। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद जो जवान शहीद हुए हैं उसमें हड़ौती का लाल भी शहीद हुआ है, हेमराज मीणा, जो सांगोद के रहने वाले थे और यहीं इसी कॉलोनी में ये घर उनका है, जहां से कुछ देर पहले ही उनके परिवारजन जो है अपने पैतृक गांव विनोद कला सभी चारों बच्चे और उनकी पत्नी को लेकर गए हैं। वो 3 भाई उनके जो हैं वो भी जो है उनके साथ में रवाना हुए हैं। रात भर से यहाँ पर मातम का माहौल है। जब से खबर आई है कि हेमराज शहीद हो गए तब से मातम का माहौल है, लोगों में गुस्सा है। इस कायराना हरकत को जवाब देने के लिए अब सरकार से मांग की जा रही है कि आतंकियों की इन हरकतों का करारा जवाब दिया जाए। मेरे साथ हेमराज के जो मित्र हैं बचपन के वो मौजूद हैं। नरोत्तम जी, जिस तरह से खबर आई है उसके बाद से आपके जो मित्र हैं उनकी शहादत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, लेकिन हड़ौती का नाम उन्होंने रोशन कर दिया, सीना चौड़ा कर दिया। सरकार से किस तरह की मांग है? अब सरकार से मांग नहीं है, सरकार से उम्मीद है कि ये जो कायराना हरकत हुई है इसका जवाब दें। ये तो हो गया, इसका तो वापस हेमराज वापस आ नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। जिन्होंने ऐसी हरकत की है उनको
ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और हेमराज के परिवार को जो भी सहयोग हो सके सरकार से उम्मीद की जाए कि हेमराज को परिवार को जितना भी सहयोग हो दिलवाया जाए, आर्थिक सहयोग, नौकरी का जो भी है, ताकि उनके बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे हैं, बीबी है, और भी परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं, तो सभी की उम्मीद सरकार से की जा रही है। और सरकार ने जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है कि करारा जवाब दिया जाएगा, शहादत बेकार नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार के भी जिस तरह से राज्य सरकार के नेताओं के, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन आपका दोस्त की जो शहादत हुई है, हाड़ौती का नाम उन्होंने रोशन कर दिया, किस तरह का उनका था? क्या बचपन से ही उनका जज्बा था सेना में जाने का? जी हाँ, हेमराज जी हमारे बचपन के साथी हैं थे। बचपन से उन लोगों की उनमें उम्मीद थी कि मैं एक देश के लिए जवान बनूं और देश की सुरक्षा करूं, और देश की सुरक्षा करते करते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो उसके लिए मेरे को गर्व की बात होगी। ये उनका बचपन का ही ख्वाब था और उन्होंने इसमें सफलता भी मिली उनको शायद। पर बड़ी दुख की बात यह है कि वो हमारे बीच आज नहीं रहे। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उनको आर्थिक सहायता मिले, उनके परिवार का भरण पोषण हो और बच्चों को हो सके तो नौकरी मिले और शिक्षा में उनको सहयोग मिले। तो हेमराज का जो जज्बा था, जो सपना था, वो उन्होंने पूरा कर दिखाया। देश सेवा में वो जाना चाहते थे और जिस जज्बे के साथ जो शहादत हुई है, उस शहादत को सभी सलाम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान भी जो है हेमराज के जज्बे को सलाम करता है, उनकी शहादत को सलाम करता है। और अब उम्मीद यही की जा रही है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस आतंकियों की इस कायराना हरकत का करारा जवाब दिया जाए। देश भर से ये मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि हमारी सरकार जो है किस तरह से इस आतंकी हमले के जवाब में जो है पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें जो लगातार चल रही है और जो आतंकवादियों को पनाह देने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उसका करारा जवाब कब और कैसे देती है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 सांगोद।